पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक मामले में 17 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2023 में उन्हें तोशा खाना मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान को यह नई सजा ऐसे समय में मिली है जब पाकिस्तान सरकार की जेल के अंदर इमरान खान के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आलोचना हो रही है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से रिहा करने की मांग की है। मुनीर का खेल, इमरान को बुशरा बीवी के साथ 17 साल की जेल। मुनीर का इंतकाम, इमरान बुशरा का तय हुआ अंतिम इंतजाम। इमरान मुनीर की दुश्मनी पुरानी, अब जेल में खत्म होगी कहानी। मुनीर की चाल खतरनाक डील, इमरान का बचना अब मुश्किल। मुनीर की कामयाब हुई साजिश, इमरान जिंदा लौट पाएंगे जेल से वापस। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA की विशेष अदालत ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बी के साथ 73 साल के इमरान खान को 17 साल की कठोर सजा सुनाई है। अगर इमरान इस सजा को पूरा करते हैं तो वो 90 साल की उम्र में जेल से बाहर निकलेंगे। तो क्या है इसके मायने? क्या इमरान का राजनीतिक करियर अब खत्म? इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर है और जैसे कि तमाम पाकिस्तानी जानते हैं, इमरान खान एक फाइटर है। वो लड़ेगा और देश छोड़ के नहीं जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको दबाया नहीं जा सकता पाकिस्तान में, और ये आसिम मुनीर द्वारा किया गया, पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। क्या नया पाकिस्तान बनाने की बात कहने वाले इमरान का अंजाम भी पुराने हुक्मरानों की तरह होना तय? क्या पाकिस्तान में इमरान की कहानी अब खत्म? और सबसे जरूरी और अहम सवाल, क्या जेल ही में अब लेंगे आखिरी सांस इमरान? जहाँ हालात आजकल के लगते हैं, इमरान खान शायद राजी हो जाएंगे पाकिस्तान के बाहर जाके, या कहीं दुबई में, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया, जहाँ भी उनको शेल्टर मिलती है वहाँ जाके रहें, ताकि पाकिस्तान के रजीम को लगे कि उन्होंने अपने रास्ते का कांटा परमानेंटली दूर कर दिया। इमरान के समर्थक धरना प्रदर्शन करते रह गए और मुनीर के इशारे पर इमरान के खात्मे की फाइल पर दस्तखत भी हो गए। कहने को तो कहा जा सकता है कि मामला भ्रष्टाचार का था और अदालत ने अपना काम किया है, लेकिन इमरान और मुनीर की अदावत किसी से छुपी नहीं है। इमरान ने खुद इस डर को कई बार जाहिर किया था। उनके परिवार के लोग और समर्थक भी एक सुर में इसके लिए मुनीर की मंशा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस मामले में इमरान को सजा सुनाई गई है, दरअसल वो मई 2021 का मामला है। इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक आधिकारिक दौरे के दौरान बुल्गारी ब्रांड का महंगा आभूषण सेट उपहार में दिया था। आरोप है कि बाद में सरकारी खजाने से इस कीमती तोहफे को बेहद कम कीमत पर खरीद लिया गया, जो नियमों का उल्लंघन है। केस की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 342 के तहत विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरा मामला दुर्भावनापूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। अपने पक्ष में इमरान ने दलील दी कि वो पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें इस उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी जो उनकी पत्नी को दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि तोशा खाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। दान की सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग को विधिवत दी गई, उसका मूल्यांकन किया गया और भुगतान राष्ट्रीय खजाने में जमा होने के बाद उसे कानूनी रूप से अपने पास रख लिया गया। उन्होंने कहा, हमने तोशा खाना नीति का भावना पूर्वक
पालन किया है। अदालत ने इमरान की दलील को खारिज करते हुए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 52 के तहत 7 साल की सजा सुनाई है। इसी तरह बुशरा बीबी को भी उन्हीं धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा सुनाई है। इस सजा के बाद इमरान के भविष्य पर अब एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या अब कभी इमरान जेल से जिंदा वापस लौट पाएंगे? पाकिस्तान के अस्तित्व में आने से लेकर आज तक उसकी सियासत पर फौज का साया हमेशा हावी रहा है। जब कभी भी सेना को लगा कि उसका रुतबा कम हो रहा है, तब उसने तख्ता पलटकर सत्ता की बागडोर हथिया ली। पाकिस्तान में फौज और हुकूमत के बीच तल्खियां नई नहीं हैं, लेकिन इमरान खान और आसिम मुनीर के बीच जैसी कड़वाहट और खुली दुश्मनी पहले कभी नहीं दिखी। इमरान समर्थकों का आरोप है कि मुनीर के इशारे पर इमरान खान के द एंड की भूमिका बनाई जा रही है। एक बार फिर पाकिस्तान के एक और प्रधानमंत्री पर आफत टूट पड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ये संकट अचानक नहीं आया। ये दो सबसे ताकतवर शख्सियतों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच वर्षों से पल रही उस दुश्मनी का नतीजा है, जिसकी शुरुआत सत्ता के गलियारों में हुई थी और जो अब पाकिस्तान की राजनीति को सबसे खतरनाक मोड़ पर ले आई है। और आसिम मुनीर को ISI का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन मुनीर का कार्यकाल सिर्फ 8 महीने चला। ISI चीफ के इतिहास का सबसे छोटा कार्यकाल, और इसकी वजह थे इमरान खान। दरअसल मुनीर ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच शुरू की थी। आरोप जो इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े बताए गए थे। इमरान खान इस जांच से भड़क गए। उन्होंने तत्कालीन आर्मी चीफ बाजवा पर दबाव बनाया और आसिम मुनीर को पद से हटवा दिया। मुनीर ने इसे निजी अपमान माना और यहीं से शुरू हुई एक चुपचाप चलने वाली रंजिश। इमरान खान को कभी फौज का पसंदीदा माना जाता था, एक ऐसा नेता जो पुराने नेताओं से अलग था और जिसे सत्ता में लाकर सेना ने सोचा था कि वो सिस्टम को साफ करेगा। लेकिन सत्ता में आते ही रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए। 2022 में जब खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया गया, तो उन्होंने खुलेआम सेना पर विपक्ष के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगाया। महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग का नया वोट बैंक इमरान खान के पीछे खड़ा हो गया। उनके निशाने पर सीधे फौज आ गई। इमरान खान जेल गए, लेकिन टकराव रुका नहीं। 2025 में पाकिस्तान ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया, जिससे आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए। सेना, नेवी और एयरफोर्स पर उनका नियंत्रण बढ़ गया। ये वो क्षण था जब सेना के भीतर उनका कद अपने चरम पर पहुंच गया और वो फील्ड मार्शल कहलाए जाने लगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान और आसिम मुनीर की दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं, ये व्यक्तिगत अपमान, सत्ता की लड़ाई, सेना की प्रतिष्ठा और पाकिस्तान की जातीय राजनीति का एक मिला जुला खेल है। बांग्लादेश अपने देश के अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं को लेकर नफरत के नए रिकॉर्ड पर है। भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश अराजकता की आग में जल रहा है। न कोई कानून, न कोई सेना, न कोई राजनीतिक हस्तक्षेप, सिर्फ कट्टरपंथियों की भीड़ और उन्माद। बांग्लादेश भीड़ तंत्र के हवाले है। लेकिन बांग्लादेश से उठते धुएं के गुबार के बीच एक सवाल उठ रहा है कि हजारों लाखों लोग किसके इशारे पर संगठित होकर सुनियोजित अटैक करते हैं? कौन जिम्मेदार है इस भीड़ के हाथों में बर्बादी के हथियार थमाने के लिए? कौन है वो चेहरे जिनके मोहरे के तौर पर ये भीड़ सड़कों पर हिंसा का नाच कर रही है? इस भीड़ को भारत से परेशानी है, भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों से परेशानी है, बांग्लादेश में रह रहे बचे कुचे हिंदुओं से परेशानी है, इसे परेशानी है बांग्लादेश के संस्थापक से, इसे परेशानी है बांग्लादेश की अब तक की संस्कृति से, इसे परेशानी है बांग्लादेश में लोकतंत्र से, इसे परेशानी है बांग्लादेश में शांति से। सवाल ये उठता है, इस उन्मादी भीड़ की सोच को कौन निर्देशित कर रहा है? सवाल ये भी उठता है कि कट्टरपंथियों की इस जमात का रिमोट किसके हाथ में है? हम एक एक करके उन सारी थ्योरीज का विश्लेषण करेंगे जो बांग्लादेश से उठते सवालों का जवाब हो सकती हैं। इस पहलू को नकारा नहीं जा सकता कि बांग्लादेश शेख हसीना को अपदस्थ करने के बाद एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन के मोड में था। अगले साल की शुरुआत में ही
वहां चुनाव होने हैं। मारा गया भारत विरोधी उस्मान हादी ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका था। अब उसकी मौत हो चुकी है और बांग्लादेश जल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस आग में भी शोले जो उठ रहे हैं वो भारत विरोध के हैं। आखिर क्यों? अगले फरवरी में इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं और मुझे नहीं लगता है कि यूनुस सरकार जो है वो इलेक्शन करवाना चाहती है, क्योंकि उसको दिखता है कि जमात इस्लामी और ये इस्लामी ताकतें हैं, हो सकता है वो इलेक्शंस ना जीते। इसलिए मुझे लगता है ये इस प्रकार के डिस्टर्बेंस हो सकता है वो भी करा रहे हैं, या कम से कम अगर करा भी नहीं रहे हैं तो उसको वो कोई खास एक्शन लेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि इस प्रकार की हालत बिगड़ती रहे, जिससे कि उनको एक बहाना मिल जाए इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का। आईएसआई ने देख लिया है कि भारत विरोध के नाम पर बांग्लादेश में अब कुछ भी कराया जा सकता है और इसीलिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि हादी की हत्या में भारत का हाथ है, जबकि ये साबित हो चुका है कि हादी की हत्या उसी की सुरक्षा में लगे एक वही के लोकल कट्टरपंथी ने की। ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा नेबर है और यहाँ की जो स्टेबिलिटी है वो हमारे बॉर्डर स्टेट्स तक भी आ सकती है। दूसरी, जितना ही अनस्टेबल बांग्लादेश हो जाता है, जो टेररिस्ट गुट हैं उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाता है और वो भी फिर भारत के जो भारत की सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए ये सही नहीं है। हादी की लोकप्रियता यूनुस के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। पाकिस्तान ने हादी की हत्या करवाकर यूनुस की राह का रोड़ा हटा दिया। यूनुस पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। यूनुस के रहने से पाकिस्तान को फायदा ही है। और हम सब जानते हैं कि यूनुस खुद पाकिस्तान आईएसआई के कठपुतली है और इसके साथ मिलकर पाकिस्तान कोशिश कर रहे बांग्लादेश को पूर्व पाकिस्तान, फिर से पूर्व पाकिस्तान बनाने के लिए, मगर ये कभी कामयाब होने वाला है नहीं। पाकिस्तान का मकसद बांग्लादेश में अस्थिरता है। हादी की हत्या के बाद जो हालात बने हैं वो पाकिस्तान के अनुकूल है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के तहत हादी की हत्या में आवामी लीग को जिम्मेदार भी बताया जा रहा है, जिसके चलते लोगों ने शेख मुजीब के घर को तहस नहस कर दिया। लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ती दिख रही है जो शेख हसीना की वापसी को मुश्किल बनाती है। उस्मान हादी इनकलाब मंच का नेता था। उसकी हत्या के बाद अब उसकी पार्टी में कोई बड़ा और लोकप्रिय चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जमात इस्लामी को समर्थन दे रखा है। जमात की छात्र विंग और मदरसे इस समय प्रदर्शनों से दूर हैं। उनका काम है अराजकता का माहौल बनाना। दरअसल 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ाई चल रही थी, तब जमात के लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते थे। लोकतांत्रिक सरकारें बनने के बाद वो हाशिए पर चले गए। अब जब यूनुस के हाथ में बांग्लादेश की बागडोर है तो पाकिस्तान खुलकर खेल रहा है। पाकिस्तान को बांग्लादेश की पार्टियों पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे जमात इस्लामी की वफादारी पर यकीन है। बांग्लादेश में अस्थिरता बेसिकली ये है कि जो एक पिछले, अगर आप 71 के बाद से देखें तो जो वहां पर एक सरकारें हैं वो काम तो किया है उन्होंने लोगों के लिए, अपने लिए, लेकिन उस सब के बावजूद वो एक आपस में जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ वेंडेटा एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह का चलता रहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और चाहे वो अवामी लीग हो या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या दूसरी और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, तो वो कभी एक तरह से ज्वाइंट मिलकर के देश के बारे में शायद ना सोच पाए हो। और ऐसा होता भी है जहां जहां डेमोक्रेसी होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में भी ऑटोक्रेसी आ जाती है किसी हद तक, और मैं समझता हूँ उसी की वजह से वो समस्या वहां पर होती है। और आज भी हम जो देख रहे हैं वो सब उसी तरह की चीजों का नतीजा है। बांग्लादेश जल रहा है और यूनुस सिर्फ निंदा से काम चला रहे हैं। दरअसल यूनुस खुद पाकिस्तान की वो कठपुतली बन चुके हैं जो बांग्लादेश का इतिहास खत्म करने पर आमादा है। हंगामा अभी और चलेगा, बांग्लादेश अभी और चलेगा। बांग्लादेश में हालात जिस तेजी से बिगड़े हैं, उसने ढाका से लेकर दिल्ली तक चिंता बढ़ा दी है। दोस्ती और भरोसे की बातों से शुरू हुआ सप्ताह अब सड़कों पर हिंसा, भारतीय उच्चायोग पर हमलों और तीखे राजनीतिक बयानों तक पहुंच गया है। भारत के लिए ये सिर्फ कूटनीतिक असहजता नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है।
मंगलवार को बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों को अब नया आयाम मिलेगा और बुधवार को भारत ने सवाल किया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों पर हमला क्यों किया गया। When the election campaign started and one candidate from the National Citizens Party was shot, then they started blaming India for that within hours, calling on a high commissioner, talking about that, and then whipping up the frenzy to let the Islamist groups come near the Indian High Commission and threaten the security and stability of the people who are in the High Commission, the High Commissioner himself. This is completely wrong. It's completely illegal. शरीफ उस्मान हादी पिछले साल जुलाई क्रांति के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक था। 12 दिसंबर को उस पर गोली चलाई गई और सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। शनिवार को संसद भवन के सामने जनाजे की नमाज के लिए लोग जुटे और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। सिर्फ नारेबाजी नहीं होती है, भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों पर हमला शुरू हो जाता है। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी होती है और उसके बाद शुरू होता है भारत का एक्शन। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी शनिवार को त्रिपुरा में बेलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और सैन्य तैयारी की समीक्षा करते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो 3 तरफ से घिरी हुई है। इस सीमा का बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाढ़ का है, जिससे घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों का खतरा बना रहता है। By the death of that student leader who was shot earlier. But I don't think these are spontaneous protests. These are all organized by certain forces who want to show how powerful they are and who want to intimidate and who want to create an anti-India sentiment in that country. The sentiment is already there to some extent, but what they are trying to do is to make it bigger. And because their intention is perhaps to scuttle the election so that they can continue to exercise this kind of mob power. We are obviously concerned. उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया गया है। We are obviously concerned, and there are irresponsible elements in Bangladesh who are saying very, very silly things. You saw the statement recently from one student leader saying he's going to separate the 7 states from the rest of India. I mean, who is he to talk like this? But there are people doing this. And therefore, we are very conscious that there are such elements running loose. And we hope that there will be some constructive action by the authorities to ensure that the fundamental interests of India are not harmed. रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अशांति के पीछे पहली बड़ी वजह है इस्लामिक कट्टरपंथ का बढ़ना, दूसरी वजह है चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव और तीसरी वजह है शेख हसीना की आवामी लीग की राजनीतिक पकड़ का कमजोर होना। रंगपुर, सिलहट, खुलना, बारिसाल और चटगांव में अल्पसंख्यक हिंदू आबादी लगातार हमले का शिकार हो रही है। अब बात बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को बुलाकर कड़ा प्रतिरोध दर्ज करवाने और वीजा काउंसुलेट बंद करने से आगे पहुंच चुकी है, क्योंकि भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। चुनौती नंबर 1, हिंदुओं पर हमले तेज। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक जो लगभग 8 से 10% बचे हैं, उन पर हमले शेख हसीना सरकार के पतन के बाद तेज हो गए हैं, जो भारत के लिए विस्फोटक स्थिति का प्रमुख कारण है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव बढ़ा। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 तक हिंदुओं पर 2446 हमले दर्ज किए गए, जिसमें मंदिर, घर और व्यवसाय लूटने के मामले शामिल हैं। ढाका, चटगांव, खुलना में हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। ये भारत के लिए विस्फोटक है। चुनौती नंबर 2, घुसपैठ और आतंकवाद का खतरा। 2025 में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1104 घुसपैठ के प्रयास और 2556 गिरफ्तारियां हुई। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता से JMB जैसे ग्रुप सक्रिय हुए हैं और उन्हें पाकिस्तानी ISI का समर्थन प्राप्त है। उत्तर पूर्व में विद्रोही ग्रुप्स को आधार मिल सकता है। सीमा पर तस्करी और आतंक बढ़ा है। भारत ने BSF को अलर्ट किया है, लेकिन फिर भी घुसपैठ से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। चुनौती नंबर 3, चीन पाकिस्तान की घेराबंदी।
बांग्लादेश में चीन पाकिस्तान का प्रभाव पड़ना भारत की रणनीतिक घेराबंदी है। 2025 में त्रिपक्षीय मीटिंग हुई। सीपेक को बंगाल की खाड़ी तक विस्तार करने की योजना सामने आई। चीन ने मोंगला पोर्ट और एयरबेस विकसित किए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में सैन्य सहयोग बढ़ाया है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डालता है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से संबंध बहाल किए और चीन से निवेश लिया, जिससे भारत का प्रभाव कम हुआ। और अब जिस तरह वहां भारतीय उच्चायोग पर हमले किए जा रहे हैं, वो भारत के लिए खतरे की घंटी के बजने जैसा है। China has done a lot of projects there. They are working on the Mongla port. They are working on other things, and then there is a possibility that they might take up the Teesta project, which is like the what you call preparing the river for certain, bank, kind of hardening the banks, etc., so that there's no flooding. So that they have been doing that for quite some time. They have other projects also. They have built bridges, etc. So they are definitely involved in Bangladesh. They are involved with the military because they provide all the military equipment. Just like Pakistan, Bangladesh army buys a lot of Chinese equipment. So these are some of the areas where China has kind of influence, as one would say. 1971 की साझा विरासत से उपजा भरोसा आज सड़कों पर गूंजते भारत विरोधी नारों के बीच कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि क्या अंतरिम सरकार हालात पर काबू पाएगी या कट्टरपंथ और बाहरी दखल रिश्तों की खाई को और गहरा करेंगे। भारत फिलहाल चौकन्ना है क्योंकि सीमा पर जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। एक नाम जो बांग्लादेश में फैली अराजकता के केंद्र में है, एक नाम जो वहां मचे बवाल के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, शरीफ उस्मान हादी। कौन है ये हादी, जिसकी मौत के बाद बांग्लादेश के हालात न सिर्फ वहां के लोगों के लिए, वहां के हिंदुओं के लिए, बल्कि भारत के लिए भी चुनौती बन सकते हैं। कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत पर बांग्लादेश जल रहा है? कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत पर भारतीय उच्चायोग निशाने पर आ गए? कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? बांग्लादेश में यह हिंसा आंदोलनकारी शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। हालात ऐसे हैं मानो बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया हो। हर जगह बवाल, हर ओर हिंसा। नाम शरीफ उस्मान हादी, काम आंदोलनकारी, फितरत भारत विरोध। उस्मान हादी वो नाम जिसकी रग रग में भारत विरोध बसा हुआ था। उसका हर बयान भारत के विरुद्ध, हर एक्शन हिंदुस्तान के खिलाफ होता था। ये वही उस्मान हादी है जो बीते साल हसीना सरकार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से सुर्खियों में आया था। हादी ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी। शरीफ उस्मान हादी ने कुछ ही दिनों पहले एक कथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में उसने भारत के हिस्सों को भी शामिल किया था। बांग्लादेश में जो हालात बीते दिनों बदले हैं, क्या उसका भी एक इन्फ्लुएंस और असर आप देख रहे हैं? देखिए, अभी बांग्लादेश एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग बहुत स्ट्रेट से बोलना शुरू किया कि नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश। अभी आपको देखा होगा कि मोहम्मद यूनिस जब फॉरेन लीडर्स आते हैं, he presented a map of Bangladesh with northeast integrated to that particular map. So जब से शेख हसीना का गवर्नमेंट डिस्क्लोज हुए, मोहम्मद यूनिस का सरकार आए, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा ज़्यादा हुए, खास करके कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है। एंड चिकन नेक को लेके जो ब्लैकमेलिंग है, दे हैव उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। सो मेरा लगता है कि दैट वाज द डिजाइन राइट फ्रॉम द डेज ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो व्हेन इट वाज अनडिवाइडेड पाकिस्तान। मेरा लगता है कि यू कैनॉट ट्रीट बांग्लादेश एज ए फ्रेंडली कंट्री, यू हैव टू रिमेन अलर्ट एंड दे हैव ए सिंसिस्टर डिजाइन सो फार एज नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न। नाउ इट हैज बिकम अपैरेंट, अभी वो दिखाई देते हैं स्ट्रेट हुए।
हादी जिस संगठन से जुड़ा था उसका नाम है इनकलाब मंच। इनकलाब मंच एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका मकसद बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग का खात्मा करके एक कट्टरपंथी सरकार बनाना था। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने हैं। यूनुस के हाथों में बांग्लादेश का कंट्रोल है नहीं। खालिदा जिया खराब सेहत के चलते वेंटिलेटर पर है। शेख हसीना को फांसी की सजा हो चुकी है। ऐसे में पूरा डर है कि बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में जा सकती है। ये न सिर्फ वहां के हिंदुओं के लिए खतरा है बल्कि भारत के लिए भी चुनौती हो सकता है। बांग्लादेश की सड़कों पर उठता गुस्सा अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ खुली बगावत बनता जा रहा है। जिस युवा ताकत से बदलाव की उम्मीद जगी थी वही आज आग और हिंसा की तस्वीर बन चुकी है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? आखिर क्यों बार बार बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो जाते हैं? इस संकट की जड़ें बांग्लादेश की राजनीति में गहराई तक फैली हुई है। पिछले कई सालों से वहां लोकतंत्र पर सवाल उठते रहे। चुनावों की निष्पक्षता को लेकर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ने सत्ता पर कब्जे और दमन की राजनीति का आरोप लगाया है। असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिशों ने समाज के भीतर गुस्से को जन्म दिया जो समय समय पर सड़कों पर फूटता रहा। बांग्लादेश को राजनीतिक स्थिरता का इंतजार है। हादी वो चेहरा जो जुलाई शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था। रैली से निपटते वक्त इसी मुख्य वीवीआईपी इलाके में उसे गोली मार दी जाती है। सिंगापुर में उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद बांग्लादेश में उबाल आ जाता है। उबाल इस कदर कि संस्थान आग के हवाले कर दिए जाते हैं, मीडिया पर हमला होता है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी है। प्रशासन डॉक्टर यूनुस सरकार के ठीक सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि आखिर बांग्लादेश पटरी पर कब आएगा। सरकार बेबस नजर आती है, व्यवस्था बेबस नजर आती है और एक साल के बाद भी समय, 1.5 साल का समय होने वाला है। 1.5 महीने में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद भी ये सवाल बांग्लादेश के सामने मोबाइल खड़ा है कि आखिर यहाँ पर स्थिरता कब आएगी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में आरक्षण और महंगाई जैसे मुद्दों ने छात्रों के गुस्से को हिंसक बना दिया। कई बार ये आंदोलन राजनीतिक दलों के हाथों में खेलते नजर आए, जिससे शांति की बजाय टकराव बढ़ता चला गया। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। कट्टरपंथी संगठन धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सड़कों पर भीड़ उतारते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों पर पड़ता है। मंदिरों पर हमले, जबरन वसूली और धमकियों ने समाज में डर और विभाजन की दीवार खड़ी कर दी। शेख हसीना की आवामी लीग लंबे समय तक सत्ता में रही। समर्थकों के लिए ये स्थिरता का प्रतीक थी, लेकिन विरोधियों के लिए दमन का दौर। सत्ता से हटते ही राजनीतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। इसी खालीपन का फायदा हिंसक समूहों ने उठाया। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बनाती है। भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के हित यहाँ जुड़े हैं। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ ताकतें भारत विरोधी भावनाओं को हवा देकर हालात बिगाड़ रही हैं। इससे आंतरिक अस्थिरता को बाहरी ईंधन मिलता रहा। कुल मिलाकर बांग्लादेश आज राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ, आर्थिक दबाव और बाहरी दखल की त्रासदी से जूझ रहा है। जब तक वहां भरोसेमंद चुनाव, मजबूत प्रशासन और समावेशी राजनीति नहीं होगी, तब तक ये संग्राम थमने वाला नहीं है।